topic is aromaticity. अब एरोमेटिसिटी क्या होती है बेटा? कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक बोलते हैं या फिर अरीन्स भी बोलते हैं। एरोमेटिक और अरीन्स ये किस बेस पे डिफाइन करते हो आप कि जो आपका कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? ठीक है, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। तो दे टर्न आउट टू बी 4 कंडीशन। कुछ 4 कंडीशन है जिसके बेस पे आप बताते हो कि आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो उनमें कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है कि आपका जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से साइक्लिक होना चाहिए, रिंग फॉर्म होनी चाहिए कंपाउंड के अंदर, तो ही आप डिफाइन कर पाएंगे कि आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक नहीं बोलते। ठीक है, सेकंड ये कहता है कि सेकंड कंडीशन है आपकी कि एवरी एटम इन द रिंग मस्ट बी कंजुगेटेड। कंजुगेशन होनी चाहिए। कंजुगेशन होपफुली आप लोगों को पता होगा, रेजोनेंस में यूज करते थे टर्म्स। इसमें क्या होता है बेटा? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हर एक एटम जो है वो एक दूसरे से कंजुगेशन में होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो फ्रीली हो सके। जैसे देखो, एक चीज समझाती हूँ मैं आपको। आपके घर में मान लीजिए 5 रूम्स हैं या 6 रूम्स हैं। अगर आप उन 6 के 6 रूम में कहीं पे कोई कनेक्टिविटी नहीं छोड़ते, कोई दरवाजा नहीं लगाते और उसमें दीवारें लगा देते हैं सिर्फ, तो वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। उसमें से एक पर्सन को उठ के दूसरे रूम में जाना हो तो वो बीच में से मूव नहीं कर सकता, उसको पहले एक रूम से बाहर आना पड़ेगा, फिर वो दूसरे रूम में एंट्री लेगा। और अगर आपने अपने घर के 6 रूम्स को इस तरह से कनेक्ट कर दिया है कि उन सबके बीच में आपने डोर लगा दिए यहाँ पे कि एक रूम से दूसरे रूम में इंसान बाहर आए बगैर ही सर्कुलेट हो जाए, रोटेट हो जाए, तो इस चीज को हम बोलते हैं कंजुगेशन। अब इंसान की जगह इलेक्ट्रॉन है, रूम की जगह आपके क्या है? एटम है। तो एटम में अगर आपने इस तरह से एक दूसरे से एटम्स को कनेक्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन उनके बीच में रिवॉल्व हो इजीली, तो हम बोलते हैं कि कंजुगेशन हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं तो नहीं हो रहा है। फिर ये कहता है कि मॉलिक्यूल जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रूल हक्कल रूल बोलते हैं बेटा इसको। हक्कल रूल जरूर फॉलो करे। अगर हक्कल रूल फॉलो होता है तो कंपाउंड एरोमेटिक है, अगर हक्कल रूल फॉलो नहीं होता तो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, फोर्थ कंडीशन ये कहता है कि मॉलिक्यूल जो है वो फ्लैट होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है उसका। एक आधी एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, नहीं तो यूजुअली जो आपका मॉलिक्यूल होता है एरोमेटिक कंपाउंड वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब ये सारी कंडीशंस जो है ना, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। पहली कंडीशन हमने कहा कि मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब क्या है कि आपने शुरू में ही ये देखना है कि आपके कंपाउंड में क्या कोई रिंग है। अगर रिंग नहीं है तो फॉरगेट इट दैट इट इज एरोमेटिक, तो आप सोच लेना कि कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अगर रिंग है, यस देयर इज अ रिंग, तो इसका मतलब चांसेस हैं कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, मे बी एरोमेटिक। फिर हम आगे की कंडीशंस देखेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप कंपाउंड को देखते ही ये देखते हैं कि आपके कंपाउंड में रिंग है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे, आपने रिंग देख लिया, रिंग होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड एरोमेटिक हो और एरोमेटिक ना हो। इट मे बी एरोमेटिक, इट मे बी नॉन एरोमेटिक। जैसे अभी हम आगे देखेंगे 135 हेक्साट्राईन, पहले तो रिंग का ही देखते हैं। रिंग में ये कहता है, देखिए ये आपका बेंजीन है। बेंजीन में कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर 135 हेक्साट्राईन की बात करें तो इसमें भी आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। दोनों में 6 कार्बन एटम्स हैं, बेंजीन में भी और 135 हेक्साट्राईन में भी। दोनों के पास 3 पाई बॉन्ड है बेटा, एक ये और एक ये।
और इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है आपके 1 2 3, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिंग ओपन है तो ये कंपाउंड ए साइक्लिक हो गया। ए साइक्लिक होते ही ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक के लिए पहली कंडीशन तो आपकी यही है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक या मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। आपका जो भी मॉलिक्यूल है दैट मस्ट बी साइक्लिक, आपने ये देख लेना है, ये रहा बोल्ड लेटर में, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं चलेगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें एक नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ पे भी बेटा एक नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 कार्बन है, सेम है। लेकिन क्योंकि यहाँ से रिंग ओपन है तो ये वाला कंपाउंड आपका ए साइक्लिक हो गया, और जिसमें रिंग बंद हो गई वो कंपाउंड आपका साइक्लिक हो गया। ठीक है, पाइरोल का एग्जाम्पल। तो ये इतने सारे केसेस दिखाए हमने। जैसे यहाँ पे जो है वो रिंग ओपन है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर रिंग क्लोज है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसने ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किया है जो मैं आपसे को इससे पहले बता रही थी कि साइक्लिक होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा ही होगा। इट मे बी एरोमेटिक, इट मे नॉट बी एरोमेटिक। तो 4 कंडीशन में से एक कंडीशन है ये कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, लेकिन साइक्लिक होने का मतलब ये नहीं होता कि कंपाउंड पक्का ही एरोमेटिक होगा। इट मे और मे नॉट बी एरोमेटिक। ये वाला पॉइंट आप सबको समझ आया? यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए बेटा। देन मूविंग ऑन टू कंडीशन 2। कंडीशन 2 जो है एरोमेटिसिटी की बेटा, वो कहती है कि एवरी एटम इन द रिंग मस्ट बी कंजुगेटेड। हर एक एटम जो है रिंग में वो कंजुगेशन में होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। देखो अब फिर वही फर्स्ट पॉइंट जो मैंने इससे पहले कहा था कि साइक्लिक होना ये डिफाइन नहीं करता कभी भी कि आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब जैसे हमने इससे पहले देखा ये जो साइक्लोहेक्सीन है बेटा, ये साइक्लिक है लेकिन फिर भी ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवोल्व नहीं कर पाएंगे, उनमें रेजोनेंस नहीं होगी, कंजुगेशन नहीं हो रही। तो ये यही कह रहा है कि साइक्लोहेक्सीन हमने देखा वो नॉट एरोमेटिक है। एरोमेटिक हो कोई कंपाउंड, उसके लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस रिंग होनी चाहिए p ऑर्बिटल्स की। ठीक है, और लार्जर साइक्लिक पाई सिस्टम होना चाहिए। लार्जर मतलब 3 या 4 से ज्यादा p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। मोर देन 3 to 4 p orbitals are involved। अब ये इसमें कहता है कि आपका जो हर एक एटम है वो कंजुगेशन कर सकता हो तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा। इस चीज को हम और अल्टरनेटिव वे में कैसे बोल सकते हैं कि हर एक एटम जो है आपका, एवरी एटम इन द रिंग मस्ट हैव एन अवेलेबल p ऑर्बिटल। उसके पास बेटा p ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। जब आप इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं, ऊपर वाली जो है वो ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में आपका क्या हो जाएगा, 1s2 तो एज इट इज ही रहता है। 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके 2p में चला जाता है। ठीक है, 2p में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया। आपकी जो ग्राउंड स्टेट थी उसमें क्या था, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p में एक p x में था, एक p y में था, pz आपका खाली पड़ा था। तो ये कहता है कि अब देखो p ऑर्बिटल तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा कि ये कंजुगेशन कर सकता है। एवरी एटम इन द रिंग मस्ट हैव अवेलेबल p ऑर्बिटल। उसके पास p ऑर्बिटल्स हैं कंजुगेशन करने के लिए। ठीक है, और हर एक एटम जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए अब ये कहता है कि अगर आपका कोई भी एक एटम
sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। अगर 4 और बॉन्ड बनाता है सिग्मा चारों के चारों, तो ऐसा जो एटम होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और वो आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिसिटी के लिए क्या है कि एवरी एटम इन द रिंग मस्ट बी कंजुगेटेड, कंजुगेशन होनी चाहिए उसके लिए। देखिए अब जैसे ये वाला है आपका कंपाउंड, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ये नाइट्रोजन पे एज अ लोन पेयर है। ये भी कंजुगेशन में हेल्प करेंगे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन का जो एक लोन पेयर है, ये वाला जो लोन पेयर है, अगर वो लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाए, बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा तो अब कंजुगेशन नहीं हो पाएगी इसमें, कंजुगेशन नॉट पॉसिबल, और कंजुगेशन खत्म होते ही एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। अब देखिए इस केस में क्या है कि जैसे आपका ये वाला लोन पेयर है, ये यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ आया, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो रोटेशन हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। लेकिन अगर आप इस लोन पेयर को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर दें, तो अब लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन रिवोल्व नहीं कर पा रहे, इलेक्ट्रॉन रिवोल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो है आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया इसने, एक ये वाला कार्बन के साथ, दूसरा ये CH3 के साथ, तीसरा ये हाइड्रोजन के साथ और चौथा ये। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते ही कंजुगेशन खत्म हो गई, कंजुगेशन खत्म हो गई तो ये नॉट एरोमेटिक हो गया। यहां तक समझ आया है कि 2 रूल है। पहला है आपका कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा उसमें कंजुगेशन होनी चाहिए। कंजुगेशन में ये कह रहा है कोई भी एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी एरोमेटिक्स में। तीसरा ये कहता है कि अब द मॉलिक्यूल मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हक्कल रूल को फॉलो करे। अगर हक्कल रूल को फॉलो करता है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक होता है, अगर हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता तो आपका कंपाउंड नॉट एरोमेटिक होगा। जैसे देखो बेंजीन भी यहाँ पे साइक्लिक है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ऑक्टा मीन्स 8 कार्बन एटम है, टेट्रा मीन्स 4 डबल बॉन्ड है, टेट्राईन। ये कंपाउंड भी साइक्लिक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कंजुगेशन रेजोनेंस हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये यहाँ गए, ये यहाँ गए, इसमें भी हो सकती है, ये यहाँ गए, ये यहाँ आए, ये वाले यहाँ आए, ये वाले यहाँ आए, ठीक है। तो इसका कंजुगेटेड स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो एक बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, लेकिन स्टिल ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इट डज नॉट फॉलो हक्कल रूल, इट डज नॉट फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है बेटा आपका? हक्कल रूल होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। अब आप लोगों को लगेगा यहाँ n क्या है, n आप कुछ भी पुट कर लीजिए, n जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सो ऑन, कुछ भी पुट कीजिए। अगर आप n की वैल्यू देखिए 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं तो 4 × 0 + 2, तो 4 × 0 0 + 2 2। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो इसका मतलब वो एरोमेटिक होगा, वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो 4 × 1
प्लस 2, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6। अगर उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड इसका मतलब आपका एरोमेटिक है। ऐसे ही अगर मैं इसको n की वैल्यू 3 पुट करूं, 4 इंटू 3 प्लस 2, 4 इंटू 3 कितना हुआ 12 प्लस 2 14। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है, नहीं तो नहीं है। अब इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसमें अगर आप देखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन हक्कल रूल के हिसाब से तो या तो 6 होने चाहिए थे या फिर 14 होने चाहिए थे, ये तो बीच में लाई कर रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक है आपका कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी में साइक्लिक जरूर होना चाहिए, कंजुगेशन जरूर होनी चाहिए, और हक्कल रूल तो पक्का ही पक्का फॉलो करना चाहिए। देखिए 4n प्लस 2 जो है ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप इससे डिटरमाइन करोगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। एक सीरीज है, इस सीरीज में क्या होता है कि n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3। जब आप 0 1 2 3 पुट कर रहे हो तो आपके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब इसने देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया इसका, आपके पास ये क्या है, साइक्लोप्रोपीन, 3 कार्बन एटम है, प्रोपीन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक डबल बॉन्ड है। तो इसमें देखिए बेटा सिर्फ आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक ही डबल बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक है क्योंकि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। और इसके कंपैरिजन में अगर इसमें आप देखोगे तो आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर भी आपका कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप इसी कंपाउंड में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज लगा देते हो, नेगेटिव चार्ज लगा देते हो यहाँ पे, तो आप देखिए कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास इस बॉन्ड में है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास लोन पेयर के हैं। टोटल आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यह हक्कल रूल फॉलो कर रहा है और ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने किया था कि साइक्लोटेट्राइन वाला जो हमने किया था, ऑक्टाटेट्राइन वाला, वो फिर से है कि वो नॉन एरोमेटिक है क्योंकि उसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आप हक्कल रूल लगा के भी आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। अब उसके बाद ये आपको कहता है कि आप ऐसे कैसे पता लगा पाओगे विच इलेक्ट्रॉन काउंट एज पाई इलेक्ट्रॉन, कि हम इनको पाई में काउंट करेंगे और इनको नहीं करेंगे। देखो डबल बॉन्ड वाले तो अंडरस्टूड है कि जो डबल बॉन्ड में या पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड आर पाई इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि वो पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जैसे ये बेंजीन एनायन है बेटा, बेंजीन एनायन का मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मींस उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बेंजीन था, ये बेंजीन था, उसमें से किसी एक कार्बन के पास एक लोन पेयर आ गया, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या हम इस लोन पेयर को एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? क्या हम इसको 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे या अभी भी इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? ठीक है, ऐसे ही अगर आप फ्यूरेन की बात कीजिए, ये है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके यहाँ है, 2 यहाँ है, 4, 2 लोन पेयर है आपके पास ऑक्सीजन पे, 5 6 और 2 ये रहे 8। तो क्या हम इसके 8 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे या हम इसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? ये चीजें कैसे क्लियर हो कि हम कौन से लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और कौन से को नहीं करेंगे? इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि p ऑर्बिटल जो है वो एरोमेटिसिटी में कैसे होते हैं।
तो देखिए बेटा, आप ना बेंजीन को इस तरह से एक प्लेनर स्ट्रक्चर मान के चलिए कि आपका एक ऐसे प्लेन स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग जो होती है, उस पे जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पे होते हैं, कार्बन से 90 डिग्री पे हैं ये p ऑर्बिटल्स। अगर आप सामने होते तो शायद मैं ज्यादा अच्छे से इसको बता सकती थी 90 डिग्री पे कैसे हैं। अब उसमें ये कह रहा है, देखो डार्क में जो है ये एक तो कंजुगेशन यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन ना इस तरह से अगर फ्लो हो रहे हैं सर्कुलर, तो ये इसका मतलब कंजुगेशन हो रही है इसमें। अगर बीच में कहीं पे भी नोड आ जाती तो कंजुगेशन रुक जाती। अब ये कह रहा है कि जो p ऑर्बिटल है वो, क्योंकि आपने देखा कि राइट एंगल पे मींस 90 डिग्री पे है रिंग के, और हर एक p ऑर्बिटल जो है बेटा वो कंटेन करता है, हर एक के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्मल जो कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 उसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास होता है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम इसे एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में एक 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में जो खाली पड़ा है वहां पे जंप कर जाएगा, वहां जंप कर जाएगा। तो इस तरह से अब p में हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ईच p ऑर्बिटल कंटेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। We can verify total number of pi electron in benzene by counting the pi bond। तो आप बस अपने pi bond काउंट कीजिए, 3 पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। आपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें बेंजीन में काउंट करोगे, क्योंकि अगर कोई लोन पेयर है तो वो लोन पेयर जो है वो 90 डिग्री पे है इन p ऑर्बिटल से, जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जहां पे हाइड्रोजन लगा है ना यहाँ पे आके लगेगा लोन पेयर। तो वो लोन पेयर कहीं पे भी कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा कंजुगेशन में। जब वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा तो हम उसे क्यों काउंट करेंगे उस लोन पेयर को। अब ये कह रहा है कि CH बॉन्ड जो है दैट आर एट 90 डिग्री टू द पाई सिस्टम। अगर यहाँ पे इफ देयर वाज अ लोन पेयर, अगर कोई लोन पेयर आता तो वो हाइड्रोजन की जगह अटैच होता, हाइड्रोजन की जगह अटैच होता तो वो जो पाई बॉन्ड बनाने वाले p ऑर्बिटल्स हैं आपके, ये जो p ऑर्बिटल्स हैं इनसे तो ये 90 डिग्री पे राइट एंगल पे 90 डिग्री पे है, तो इसमें ये कहीं इंटरफियर ही नहीं कर रहा। जब ये कहीं इंटरफियर नहीं कर रहा तो हम इसको, इस लोन पेयर को काउंट नहीं करते पाई इलेक्ट्रॉन्स में। अब ये कहता है कि कुछ में आप काउंट करोगे और कुछ में आप काउंट नहीं करोगे, ऐसा क्यों। देखिए बेंजीन एनायन जो है उसके पास लोन पेयर है, ठीक है, द लोन पेयर कांट बी इन p ऑर्बिटल, लेकिन लोन पेयर हमें पता है कि कभी भी p ऑर्बिटल में नहीं है, वो 90 डिग्री पे है, पाई सिस्टम के 90 डिग्री पे है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। देखिए ये कह रहा है ये लोन पेयर जो आपका आके लगा ना, ये 90 डिग्री पे आके लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन होता था, उस हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन निकल गया, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये इस कार्बन पे रह गया। लेकिन ये जो p ऑर्बिटल हैं, जो पाई बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल हैं, उनसे वो 90 डिग्री पे है, वो कहीं पे इंटरफियर ही नहीं कर रहा। जब वो कहीं पे इंटरफियर नहीं कर रहा, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, लोन पेयर ऑन कार्बन इज एट 90 डिग्री, तो वो कहीं पे ओवरलैप नहीं कर रहा, तो हम इनको डोंट काउंट एज पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम इनको एज अ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करेंगे। ऐसे ही अगर आप पिरिडीन की बात करें, पिरिडीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर जो है ये 90 डिग्री पे है इन ऑर्बिटल से जो कि पाई बॉन्ड बना रहे हैं। जब वो 90 डिग्री पे है तो वो कहीं पे इंटरफियर नहीं कर रहा, वो अपना अलग से पड़ा है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो जब वो कहीं पे इंटरफियर ही नहीं कर रहा तो उसको हम पाई बॉन्ड में काउंट नहीं करेंगे। नॉट पार्ट ऑफ अ पाई सिस्टम, जब आप उसे पाई बॉन्ड में नहीं काउंट करोगे तो हमारे पास 3 पाई बॉन्ड थे, 3 पाई बॉन्ड के हिसाब से हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिसिटी जो होती है, एरोमेटिसिटी के लिए बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहली चीज आपका जो मॉलिक्यूल है दैट मस्ट बी साइक्लिक, मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा ये कहता है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होने के साथ उसमें कंजुगेशन भी होनी चाहिए। देयर
is possibility for conjugation among the p orbitals present on carbon atoms। ठीक है, कंजुगेशन होनी चाहिए उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन की रिवोल डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन रिवोल ही ना कर पाए, रिवोल नहीं कर पाएंगे, कंजुगेशन नहीं होगी तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तीसरा, इट मस्ट फॉलो हक्कल रूल, हक्कल रूल को फॉलो करे। हक्कल रूल है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके अंदर, और वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इट इज प्लेनर स्ट्रक्चर, जनरली जो होते हैं आपके प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये था आपका ऑल अबाउट द एरोमेटिसिटी। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए।